अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है 2022 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 2 कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फ्रंट पेज भी दिखा देता हूँ क्यों कौन सा वेरिएंट हम कर रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर आप लोगों के पास ये पेपर हो एंड यू शुड डू राइट इट डाउन द वर्किंग अलोंग विथ मी। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है और समझ में आए। पीछे से पेपर करना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में आप लोग पीछे से नहीं करेंगे, मैं पीछे से इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी कवर कर लें। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम 238। ये रहा यूरेनियम की ये जो है नोटेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखें इसमें आप प्रोटॉन नंबर बता दें। ये डिस्क्राइब करनी है, मैं आपको इजी शॉर्ट वर्ड्स में लिख के बता रहा हूँ। प्रोटॉन नंबर 92 होगा, मास हो गया 238। ठीक है, और इसका अगर न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन के बारे में बात कर दिएगा, विच इज़ 238 माइनस 92। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिके ऑफ यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 डिके हुआ है, एक एलिमेंट में टूटा जिसको टी एच पर रिप्रेजेंट करे और एक्स फॉर्म हुआ है। यहाँ पे हमें ये बोलना है कि एक्स का चार्ज इस टू मास बताएं। तो अब आप ये देखें कि लेफ़्ट साइड पे 90 है, तो राइट साइड पे इधर कितना होना चाहिए 2, ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए। और ऊपर कितना होना चाहिए 4। तो मतलब इसका जो चार्ज है वो कितना है 2, और इसका जो मास है क्योंकि केजी में का है तो यू से 4U है ना, यू की आपने यू को आपने केजी में लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, डाटा बुकलेट में यू की वैल्यू गिवन होती है। सही है, क्या है भाई यू की वैल्यू डाटा बुकलेट में, ये रही गिवन। बस सिर्फ यू की जगह पे यू की वैल्यू कर देंगे तो वो केजी में आ जाएगा। 1.66 10⁻⁻27 है। तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 1.66 10⁻⁻27, ये आपकी यू की वैल्यू केजी में कन्वर्ट हो गई। आप पे कैलकुलेशन करके बाकी की चीज़ें निकाल लिएगा। Two particle P and Q are consist of 3 quarks. These quarks are up down quarks. सिर्फ up और down quarks हैं। The P has no overall charge. ओवरऑल चार्ज जो है उसका क्या है, ज़ीरो है। मैं एक ऐसी अजम्पशन ले रहा हूँ, लेट सपोज वो एक्स है, ये वो वाला एक्स नहीं है जो इधर है। मैंने एक अजम्पशन ले ली कि भाई चार्ज ज़ीरो है। पार्टिकल पार्टिकल जो है वो ओवरऑल +2 चार्ज है, एक क्यू। ठीक है, तो पार्टिकल पी इन्होंने कहा ना, तो पी से ही डिनोट कर देता है। पी का चार्ज 0 है, क्यू का चार्ज 2 है। चार्ज नीचे लिखा जाता है, गलती से ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ई इज़ द एलिमेंट्री चार्ज। बोल रहा कॉम्पोजिशन बताएं पार्टिकल पी की। ओवरऑल चार्ज 0 दिखाना है भाई, तो न्यूट्रॉन की जो होती है आप वही लिख दें। और न्यूट्रॉन की क्या होती है, अगर अब एक अब दो डाउन ले लें तो +2 इलेक्ट्रॉन/3 -1 इलेक्ट्रॉन/3। ठीक है, -1/1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बेसिस सेम न्यूमरेटर इज डायरेक्टली गोइंग टू एड अप। तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है। तो अब मैं ये भूल गया कि डाउन कौन क्या वैल्यू थी और अब क्या थी, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो इधर भी देख लें आप, सही है। तो इधर एक अप यूज़ हुआ, 2 डाउन यूज़ हुआ। तो एक अप 2 डाउन, डाउन और डाउन। ऐसा नहीं डाउन कैपिटल से लिख दें और यू कैपिटल से लिख दें, यहाँ पे लिखा भी है देखें, यू स्मॉल से और वो। अप और डाउन स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, मतलब लोअर केस लेटर से लिखते हैं। फिर पार्टिकल क्यू है आपके पास, पार्टिकल क्यू का चार्ज 2 दिखाना है। सही है, तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2
अपॉन 2 कर दूँ, +2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 कर दूँ, +2 इलेक्ट्रॉन अपॉन, ये नीचे कहाँ लिख रहा हूँ, तो +2 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 कर दूँ, बेसिस सेम पावर इज डायरेक्ट और न्यूमरेटर इज डायरेक्टली गोइंग टू ऐड अप, तो ये 6 अपॉन 2 हो गया। तो मतलब 1 जार अगर हम ले रहे हैं तो 2 3 जार, नहीं ये तो नहीं है। अब हमने कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हमें क्या मिले, ओवरऑल नेट चार्ज +2 मिले। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कुछ इस तरीके से। एक मिनट ज़रा, अगर हम और क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि हम क्या कॉम्बिनेशन लेंगे। ये तो खाली 2 अर्ब में ही ख़त्म हो जाएगा और ये बोल रहे हैं चले, इस वाले पे आप लोग सोचिएगा कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं क्यू का, जिसमें जो है आपके पास डायरेक्टली जो चार्ज आ रहा हो +2 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाएं, डाउन डाउन अप ले लें, अप डाउन डाउन ले लें। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं हो रहा हो ना तो मुझे बता दिएगा, मैं पे बता दूंगा। इस वक्त जो है मेरे लिए फिगर आउट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जी भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता था कि आपके जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता था किस में, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो वोल्टेज जो बेसिकली होता है वो तो वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट होती थी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू द वर्क डन, नहीं आप लिखें द एनर्जी सप्लाइड टू ए यूनिट चार्ज in which the energy is transformed from electrical energy to the other forms। ठीक है, अच्छा भाई, वेरी नेक्स्ट थिंग इन्होंने बोला बैटरी इज़ कनेक्टेड टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन द रेजिस्टर ऑफ वाई, एक्सप्लेन विच रिजल्ट डिसिपेट्स मोर पावर। ठीक है भाई, तो पावर बतानी है हमें। अब हम पावर का सिंपल फार्मूला यूज़ करें, पावर इज इक्वल्स टू I²R। ठीक है, तो मुझे एक बात पता है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एक्स इज़ ग्रेटर, रेजिस्टेंस एक्स की जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है देन द रेजिस्टेंस वाई। तो आप सिंपली कह दें कि करंट इन अ सीरीज सर्किट रिमेन सेम। सीरीज में तो करंट सेम रहता है, कांस्टेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका R ज़्यादा उसका P ज़्यादा। ठीक है, तो इस हिसाब से X will have more power, will dissipates more power, more power। ठीक है, a battery of electromotive EMF 9 internal R is connected to two resistors। ठीक है, the total charge 650 move through a time interval, time दे दिया, during this P is the energy of this, the Q is 4.5, assume that the EMF of the battery remains same, the current in the resistor P। अच्छा भाई, देख लेते हैं, हमें करंट इन द रजिस्टर P निकालना है। ठीक है, और हमें पता है कि इसके अराउंड जो वोल्टेज है वो कितना है, करंट निकालना है ना, सिंपली चार्ज भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, इतना परेशान होने की क्या बात है। तो चार्ज हैज़ मूव थ्रू द रजिस्टर P इतना है, टाइम इंटरवल इतना है, सीधा I=Q/T लगा दें। ठीक है, सिंपल लगा दें, और I=Q आपको पता है 650 है,
डिवाइडेड बाय टाइम आपको पता है कितना है, 540 है। आप इसको निकाल के अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जो वेरी नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, हमें आर का रेजिस्टर पता है, रेजिस्टेंस पता है आर की, आर की हमें रेजिस्टेंस नहीं पता भाई। तो जिसके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस नहीं पता, अलबत्ता आर के अक्रॉस हमें एनर्जी पता है, बहुत बड़ा हिंट दिया है। तो हम वोल्टेज का ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी है, क्योंकि हमारे पास ये भी है ये भी है। एनर्जी लिख लें आप कितनी है, एनर्जी 4800 है। चार्ज आपके पास कितना है, अक्रॉस पी 650 कूलम है। उसको सॉल्व कर लिएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी कितना निकालना है भाई, वो हम कैसे निकालेंगे, 9 माइनस सप्लाइड वोल्टेज। आप इसको यूँ कर सकते हैं भाई कि जो सप्लाइड वोल्टेज है ना, देखें मेरा जो सप्लाइड वोल्टेज है V, वो मेरा माइनस है EMF माइनस आई आर, ठीक है। आई तो मैं निकाल लूँगा, अभी बताता हूँ ये आई कैसे निकलेगा। अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगेगा। यहाँ से जो करंट आ रहा होगा ना बेसिकली, वो ये कह लें I1 है, ठीक है। यहाँ I2 जा रहा है और यहाँ I3 जा रहा है, ठीक है। तो I2 हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। जो भी आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर मेरे पास भी नहीं है तो मैं कैलकुलेट करना थोड़ा मसला हो जाएगा। तो आप कह लें एक सेकंड, बल्कि मैं निकाल ही लेता हूँ मोबाइल से, वेट। 650 डिवाइडेड बाय 54 और ज़ीरो आ गया हमारे पास, सही है। तो ये 1.2 आ रहा है एम्पियर। तो अब अंदाज़ा लगा लें ये 1.2 एम्पियर है। तो आपके करंट एंटरिंग इनटू द सिस्टम विल बी इक्वल टू, सॉरी सिस्टम नहीं आएगा, जंक्शन आएगा। करंट एंटरिंग टू अ जंक्शन इज इक्वल टू द लीविंग जंक्शन का सम। तो ये लें, I2 लीव कर रहा है, I3 लीव कर रहा है। I2 जो है 1.2 है, I3 जो है 4.5 है, तो ये 5.7 आ गया, ठीक है। ये 5.7 एम्पियर जो है ना, आपने क्या करना है इसका 5.7 एम्पियर का ये आपके पास आई की जगह पे रख देंगे 5.7, ठीक है। और आप निकाल लेंगे ई, आपको पता है ई कितना है भाई, ई कितना है, ई सिंपली जो, हाँ ई ऊपर है ना, ये रहा 9 वोल्ट, ठीक है। ई की जगह पे 9 वोल्ट रखना, ठीक है। अब जो ये आपका वी है ना, ये जो आपके पास सप्लाइड वोल्टेज है, आप इसकी जगह पे क्या रखें, मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी जगह पे, आप इसकी जगह पे करें ये, या आप इसकी टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, ओ माय गुडनेस। वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है। अरे यार, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी निकाला है ना भाई, तो कैलकुलेशन नहीं करी। ये जो निकाला है वो इधर आएगा, ठीक है। जो आंसर इधर से निकाला है वो डायरेक्टली इधर आएगा। उसकी वजह ये है कि जो इधर का वोल्टेज है वही नीचे का वोल्टेज है, ठीक है। द वोल्टेज ऑफ पी एंड क्यू इज सेम, सो द सप्लाइड वोल्टेज इज ओवरऑल इज बेसिकली सेम, ठीक है। So you are going to write it here, supplied voltage is equal to that voltage which you have find it in the resistor of resistor P, ठीक है। आप लोग यहाँ लिख देंगे। जिसको ये वाली क्वेरी समझ नहीं आ रही मुझे स्क्रीनशॉट जल्दी से भेज देना, मैं वॉइस व्हाट्सएप पे समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है। ये वीडियो जो है पार्ट 2 में भी होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी होगी। पहले 3 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में कर रहा हूँ, फिर लास्ट 3 क्वेश्चंस मैं पार्ट 2 में करेंगे। Two progressive sound waves meet to form a stationary wave. Two waves have the same amplitude, same frequency.
in a speed state other condition must be fulfilled by two other in order to keep them produce a stationary wave. फ्रीक्वेंसी सेम है, वेव लेंथ है, सब तो सेम रख दिया इसने. तो इसका जवाब बेसिकली ये है कि स्टेशनरी वेव, एक सेकेंड, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी, तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है फ्रेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड ये ट्रेवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं करी भी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा. ठीक है, टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ ऑपोजिट भी तो होनी चाहिए. ऑपोजिट के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन कहना. ठीक है, आगे. ठीक है, अब स्टेशनरी वेव इज फॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन, द पीरियड इज गिवन. ठीक है, sketch a solid line to show a position of a string. ठीक है, at time 0.04. अच्छा, सिंपल रेशो के क्वेश्चन है. यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये हो गई एक वेवलेंथ और ये हो गई 1.5 वेवलेंथ. आप इसको सिंपली ये कह लें मेरा 1.5 वेवलेंथ लैम्डा जो है वो शो करा जा रहा है कि भाई मेरा 1.5 ऑफ द लैम्डा शो करा जा रहा है 0.016 से. ठीक है, तो आप इसको ये बोलें सेकेंड्स है, तो आप इसको डायरेक्टली ये बोले मेरा 0.004 सेकेंड्स कितने लैम्डा होगा. तो डायरेक्टली आएगा ना, तो वो लैम्डा आपने जो है इसमें प्लॉट कर देना. सेम आप ये वाला भी करेंगे. ठीक है, अच्छा स्पीड निकालनी है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा. ठीक है, लैम्डा आपको पता ही नहीं है. अच्छा, मुझे ये तो पता है ना कि 1.5 का इतना है. मैं कह देता हूँ भाई मेरी 1.5 लैम्डा जो है मेरी 1.5 लैम्डा 0.016 के बराबर है. तो मैं रेशो लगाता हूँ मेरा 1 लैम्डा कितने उसके बराबर है. ठीक है, या आप कुछ भी नहीं करें, 0.016 को डिवाइड भी कर देंगे 1.5 से, तो मुझे ये पता लग जाएगा मेरा लैम्डा कितना है. क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है 0.016 है और ये 1.5 वेव लेंथ बनती है. अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा इसका क्या डिस्टेंस है 1 वेव लेंथ का. ठीक है, बात आ गई समझ में. तो उस हिसाब से आप लोग करेंगे कि एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, सॉरी मैं 0.06 गलत दे रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस नहीं है ये 0.016 तो टाइम है, 0.080 जो है वो आपका डिस्टेंस है. ठीक है, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे. इसी तरह आप यहाँ पे टाइम, हाँ ये वाली चीज़ बिल्कुल सही करी है. यहाँ पे आपने क्या लेना है, यहाँ पे आपने डिस्टेंस ले लेना है. मैं गलती से समझ रहा हूँ डिस्टेंस 0.016 है. ठीक है, तो आप करेंगे आपके पास लेमडा आ जाएगा, वी इक्वल्स टू एफ लेमडा कर लें. एफ कैसे आएगा, 1/t से. ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे, एफ लेमडा. आगे सिंपल यार, ये रेशो यूज़ कर लें, आई इज़ इक्वल टू, अच्छा इधर एक गेम कर दिया ज़बरदस्त किस्म का. मतलब आपका फर्स्ट पोलराइज़र इधर होगा, ये सेकंड है और फिर ये थर्ड है. ठीक है, 3 दफ़ा पोलराइज़र करा है. तो इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको बताता हूँ. आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है. ठीक है, तो ये थीटा जो है पहला तो 30 होगा. तो आप कह लें I1 जो है वो इमिटिंग है ना, तो ये I1/I0 क्या होगा. ठीक है, आप कह रहे हैं कॉस 30 द होल थिंग का स्क्वायर. ठीक है,
अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आपके पास नेक्स्ट चीज़ है। अब देखें, ये देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने निकालना है आई टू अपॉन आई नॉट ना। आपको पता क्या है, आई वन अपॉन आई नॉट, ठीक है। अब आप करें ये, अगर मैं इसको नाइन आई अपॉन टू आई टू अपॉन आई टू कर दूं तो मेरे पास कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसिल ऑफ होके वन हो जाएगा। इसकी बात ऐसी है कि अगर मैं करूं, इधर यहाँ पे लिखा था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई वन अपॉन आई नॉट लिखा है ना। मल्टीप्लाई बाय वन करूँ, कोई इशू थोड़ी बनेगा, बात तो यही बनेगी ना। तो वन को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई टू डिवाइड बाई आई टू, तो ये मेरा वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको वन करूँगा नहीं, मैं इसको क्या करूँगा, इनकी प्लेसेस चेंज करूँगा। मैं आई टू अपॉन आई नॉट लिख दूँगा, और फिर मैं आई वन अपॉन, मैं क्या करूँगा, मैं आई टू अपॉन आई, अच्छा, मैं आई टू अपॉन, यहाँ पे आई टू अपॉन आई नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आई वन अपॉन आई नॉट कर दें, यहाँ पे आई वन अपॉन आई नॉट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आई वन अपॉन आई नॉट कर दें। इसकी लॉजिक ये है, आई वन अपॉन आई नॉट के ही बराबर है ना, मल्टीप्लाई बाय वन हो गया, ठीक है। ये लॉजिक है। तो आई वन अपॉन आई नॉट इज विल बी इक्वल टू आई टू अपॉन आई नॉट मल्टीप्लाई बाय आई वन अपॉन आई टू। बात आ गई। इस लॉजिक के तहत जो है ना हमने करनी है। ये वाला तो बहुत इजीली पता लगा लेंगे, इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर इमिट करिए, जो अंदर इमिट जा रही है दैट विल बी आई वन अपॉन आई नॉट, ये आप लोग निकाल लिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये एक बात याद रखिएगा, तो पहले ये यूं था 30, तो फिर अब ये वाला एंगल होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया ना, तो 90 माइनस 30 इसका वो वाला लेंगे, ठीक है। ये इतना इतना ये क्या करें, इतना इसने ट्रांसलेट करा, इसको ज़ीरो मत लिख दिया उठा के, क्योंकि ये कम्प्लीटली 90 डिग्री नहीं। अब इसके लिए आप समझ लें, पहले ये पोलराइज़र यूँ था, अब ये यूँ है, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ये इसका आंसर हमें ऊपर से पता है, डायरेक्ट डालिएगा और जो है आंसर निकाल लिएगा। तो ओवरऑल बात को सम अप करने के लिए, अगर इस पार्ट में भी कोई ना कोई मसला हो रहा है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूंगा। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 के वीडियो में कराए गए हैं, ठीक है।